वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड, बेसिकली हम जो है वर्क्स मैनुअल में लीव एंड लाइसेंस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि काफी सारी चीजें जो है उसमें जो मैनुअल में दी गई है, अब उसके बाद में इस सर्कुलर द्वारा बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो जो लैंड मैनेजमेंट का जो पार्ट है जिसके अंदर लीव एंड लाइसेंस भी हमारा आता है, ये जो है रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 4 अक्टूबर 2022 का है। इसमें से काफी चीजें चेंज हो गई है। इसमें लिखा है टू इनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क एंड टू अट्रैक्ट मोर कार्गो टू रेल एक्सटेंड पॉलिसी फॉर लीजिंग लाइसेंसिंग एंड राइट ऑफ वे ना। एक्सटेंड पॉलिसीज फॉर लीजिंग लाइसेंसिंग एंड राइट ऑफ वे ऑफ रेलवे लैंड हैव बीन सिंप्लीफाइड। डिटेल गाइडलाइन यहाँ पे नीचे दिया गया और यहाँ बिल्कुल ही क्लियर कहा है द डिटेल गाइडलाइन एंड पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड सुपरसीडिंग ऑल प्रीवियस पॉलिसीज ना। क्या कहा? सुपरसीडिंग ऑल प्रीवियस पॉलिसीज गाइडलाइन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ लीज लाइसेंस वे। सारी की सारी चीजें इसके अंदर सुपरसीड कर गई है, यानी इसके पहले जो कुछ था उसको इसने सुपरसीड कर दिया है। तो आए चलो हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एनेक्चर के माध्यम से यहाँ पे चेंज किया गया द पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जैसा हम पढ़ रहे थे वही चीजें हैं इसके अंदर, शुरुआत की कुछ तो टू इनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क एंड टू अट्रैक्ट मोर कार्गो टू रेल। जो एम जो है ये लेटर का जो है ये अभी जो रिवीजन किया गया इसके पीछे कारण क्या दिया है कि एक तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and to attract more cargo to rail, the policy has been changed. The policy shall be applicable to land on which railway has any right, title or interest. उन सारे के सारे लैंड पर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। This policy shall be applicable for grant of lease, license, way, grant of lease, grant of license and way leave, जिसको right of way भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। For all the cases under consideration, new cases and renewal of cases. दिस पॉलिसी शैल सुपरसीड ऑल प्रीवियस, सारे के सारे जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन पॉलिसीज थे उस सबको क्या करता है ये सुपरसीड कर जाता है। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद दिस परमिटेड यूज uses of railway land under this policy। permitted use of railway land under this policy, अभी रेलवे लैंड किस किस चीजों के लिए किस किस मकसद से इस्तेमाल की जा सकती है। व्हाट आर द यूजेस पर्पस जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहा? ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद रेलवे वर्किंग एंड रेलवे एक्टिविटीज विच विल प्रमोट, जिससे रेलवे की कार्गो सर्विसेज प्रमोट हो सकती है। So all the activities are connected with railway working and activities which will promote railways cargo services, रेलवे की कार्गो सर्विसेज जिससे प्रमोट हो सकती है उन सब के लिए जो है ये एप्लीकेबल है, उस सब में इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है। फिर पॉइंट 2.2 हमारा क्या है, क्या कहता है? कार्गो टर्मिनल्स के बारे में है। कार्गो टर्मिनल shall be permitted in accordance with the extant गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी issued by Ministry of Railways, वाइड लेटर नंबर सो एंड सो एज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज, all activities which use railways as a mode of transport for at least one direction of movement, one direction समझ रहे ना? ठीक है। all activities which use railways as a mode of transport for at least one direction of movement, यानी कि जाना आना तो टू एंड फ्रो हो जाता है, वो एक ट्रिप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वन डायरेक्शन के लिए कम से कम का है। ऑल एक्टिविटीज विच यूज रेलवेज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एटलीस्ट वन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एग्जाम्पल वेयर हाउसेस, स्टोरेज फैसिलिटीज, साइलोज, टैंक्स, conveyor belts, decanting facilities and other enabling facilities for cargo like railroad way bridges, truck parking etc. shall be permitted। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इलाज करके आपको बताता हूँ। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। तो लीज और लाइसेंस के बीच में मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि लीज जब होती है, लीज कब होती है
लीज यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए जो लैंड किसी को दे देना, है कि नहीं, बेचना नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई कुछ एक एक्स अमाउंट आप उनको पे करेंगे, और मान के चलिए कि 10 इयर्स, 15 इयर्स, 99 इयर्स की भी लीज होती है, एट टाइम्स 999 इयर्स की भी लीज होती है कि नहीं। तो उतने पर्टिकुलर समय के लिए मतलब जो है लैंड पार्सल किसी को हैंड ओवर कर देना अपनी, और उसकी जो भी फीस होगी आपकी जो तय होगी वो आपको वो पे करेगा। फिर वो जो है उसको बिल्कुल पूरी तरह इस्तेमाल करता है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसको जिस प्रकार से उसको यूज करना है वो यूज कर सकता है। वो होता है आपका लीज। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस में जो है आपको लैंड जो है ना, वहां पर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो सेटअप में जैसा दिया गया आप उसको यूज करते हैं, सिर्फ इतना ही है, ठीक है नहीं। लाइसेंस में यू कैन नॉट मेक एनी स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डू, जिस जिस पोजीशन में दी है उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना है, ठीक है। और लाइसेंस में ऐसा बहुत ज्यादा लंबा टेन्योर भी नहीं होता है। तो ये लीज और लाइसेंस के अंदर डिफरेंस है। चलो अभी हम लोग फिर से आते हैं कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज में। अब कार्गो फैसिलिटीज बेसिकली ये फ्रेट से रिलेटेड ही चीजें हैं। तो क्या है कार्गो रिलेटेड फैसिलिटी? ऑल एक्टिविटीज विच यूज रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एटलीस्ट वन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जैसे कि अब कार्गो के लिए कहीं वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह करनी पड़ेगी। साइलोज, जैसे कि आपके जैसे ना सीमेंट साइलोज होते हैं, फर्टिलाइजर्स के साइलोज बड़े बड़े होते हैं, साइलोज लगाने पड़े। टैंक्स, कन्वेयर बेल्ट, डीकैंटिंग फैसिलिटीज, अदर इनेबलिंग या और इसके अलावा क्या है, और अदर इनेबलिंग फैसिलिटीज लाइक रेल रोड, वे ब्रिजेस, ना, ट्रक की पार्किंग्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसमें परमिटेड होंगी। देन कम्स पैसेंजर फैसिलिटीज। नेक्स्ट हमारा है पैसेंजर फैसिलिटीज। रेलवे लैंड शैल बी परमिटेड, रेलवे लैंड शैल बी परमिटेड फॉर पैसेंजर फैसिलिटीज एज पर पॉलिसीज इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर बाद में रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर रेलवेज। रिन्यूएबल एनर्जीज, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एनी अदर सच फैसिलिटीज, ठीक है। रिन्यूएबल अदर एक्टिविटीज जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनी अदर सच फैसिलिटी एक्सेट्रा शैल बी परमिटेड। फिर इसके बाद में कहा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज विद इलेक्ट्रिसिटी, gas, water supply, telecom cable, sewage disposal, drains, optical fiber cables, pipelines, roads, flyovers, bus terminals, regional rail transport, urban transport, and any other such infrastructure shall be permitted। यानी देखिए अब तक क्या था कि रेलवे की प्रॉपर्टी सिर्फ रेलवे पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब तक यही चलता था। लेकिन यहाँ पे अब जो क्या कर दिया गया, इट हैज बीन ओपन, लाइक जो भी इस प्रकार की चीजें हैं जिससे कि मतलब पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रेलवे की लैंड भी गवर्नमेंट की अपनी ही लैंड है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है दूसरी सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज, लाइक उन्होंने मेंशन किया, एनुमरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम, सीवेज डिस्पोजल, ड्रेन, ऑप्टिकल फाइबर, पाइपलाइन, रोड, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, और सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये परमिटेड है। फिर बाद में बात किया है स्टाफ एमिनिटीज के बारे में। ये अभी भी आप लोग जानते हैं, पहले से ये चलते आ रहा है। लेगेसी स्कीम लाइक ग्रो मोर फूड स्कीम टू रेलवे एम्प्लॉयज टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ रेलवे लैंड शैल बी परमिटेड। ग्रो मोर फूड का आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे रेलवे के जो स्टाफ हुआ करते हैं उनको ही ये लैंड पार्सल दी जाती है वहां पर खेती करने के लिए, ठीक है ना। तो लेगेसी स्कीम लाइक ग्रो मोर फूड स्कीम टू रेलवे एम्प्लॉयज टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ रेलवे लैंड शैल बी परमिटेड। खाली जगह को एनक्रोच कर ले, इससे अच्छा है कि खाली जगह को क्या किया जाए, सही से इस्तेमाल किया जाए, इंक्रोचमेंट से रोका जाए, तो ग्रो मोर फूड स्कीम। नेक्स्ट इज कल्चरल, सोशल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। Cultural, social, and sports activities. Activities for cultural, social, and sports will be permitted for short-term period not exceeding 4 months. ठीक है।
कल्चरल सोशल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो ये बताया गया है, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है ना। इट विल नॉट बी फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, दैट विल नॉट बी मोर देन लास्टिंग फॉर मोर देन 4 मंथ, शॉर्ट टर्म पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। ठीक है, अब तक हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया था, अब तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल्चर सोशल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म और अधिकतम उसकी अवधि कितनी होगी, 4 महीने होगी। ठीक है, देन कम्स गवर्नमेंट बॉडीज और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज और डिपार्टमेंट्स। रेलवे लैंड shall be permitted for infrastructure activities of government bodies department for their own use। जो और भी सरकारी संस्थान हैं, रेलवे लैंड उन चीजों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। अब रेलवे लैंड shall be permitted for infrastructure activities of government bodies or department for their own use। Then comes social infrastructure, social infrastructure, hospitals selected through a transparent policy and केंद्रीय विद्यालय थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन, है कि नहीं। तब यहाँ पर हॉस्पिटल जो है कुछ जो हॉस्पिटल्स होंगे विच आर सेलेक्टेड थ्रू ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, वो हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसी तरह से जो हमारी भारत सरकार की केंद्रीय विद्यालय हैं, भारत सरकार के केंद्रीय विद्यालय जो देश के अलग अलग हिस्सों में है कि नहीं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल है कि नहीं, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, खास करके ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज वगैरह, उन सब के बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो हमारे देश में करीब आई गेस मोर देन 1250 प्लस स्कूल्स है आज की तारीख में। ठीक है, तो जिसको रन करती सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करती है, तो इनको भी जो है रेलवे लाइन पर बनाया जा सकता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल सेलेक्टेड थ्रू ट्रांस, एक तो हॉस्पिटल के बारे में बात हो गई, दो हॉस्पिटल्स विच आर सेलेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एंड केंद्रीय विद्यालय थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Now next is RLDA, land entrusted to RLDA. What is RLDA? Rail Land Development Authority. रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरएलडीए का फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। आरएलडीए, रेल, रेल है रेलवे पता नहीं, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रेल है कि रेलवे है, रेलवे होना चाहिए मेरे ख्याल से। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वेरीफाई। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, परफेक्ट है, यही है, रेलवे नहीं है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। तो ये एक हमारी जो बॉडी बनाई गई है RLDA, ठीक है नहीं, तो इनका काम क्या है कि जो रेलवे की जो लैंड है, अवेलेबल लैंड है, उसको उसका डेवलपमेंट करना, है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट करना इसका काम है। तो लैंड इंटरेस्टेड टू रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ सरप्लस लैंड, जो भी रेलवे की जो सरप्लस लैंड है, द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ सरप्लस रेलवे लैंड एंट्रस्टेड टू आरएलडीए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ आरएलडीए एंड द पॉलिसीज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ रेलवे शैल बी परमिटेड। तो रेलवे की जो भी सरप्लस लैंड है उसका कमर्शियल डेवलपमेंट करना, ये आर रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वो परमिट कर दिया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, for towers and other telecom infrastructure। Railtel Corporation of India किसकी थी, for towers and other telecom infrastructure as per arrangement between Ministry of Railway and RCR। तो जो भी टावर्स वगैरह होंगे या दूसरे टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको इस्तेमाल में ले सकती है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा था, लेकिन ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, परमिटेड यूज ऑफ रेलवे लाइन अंडर दिस पॉलिसी, ये हो गया। देन इसके बाद में हम आते हैं एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट मेथड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी फॉलोड फॉर एलोकेटिंग लैंड टू न्यू कार्गो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, फैसिलिटीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट, water recycling, sewage treatment plants, etc. for exclusively use of the railways। क्या कहा, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी,
यानी कि इनके जो डेवलपमेंट होंगे, ठीक है नहीं, तो जो लैंड एलोकेट करना रहेगा तो ट्रांसपेरेंट मेथड से होगा, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तौर पर होगा, फॉर एलोकेटिंग लैंड टू न्यू कार्गो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एटसेट्रा, फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द रेलवेज, फॉर critical infrastructure or public service utilities projects, railway land and right of way permission shall be accorded to on the specific requirement of concerned ministries or department or agencies. For critical infrastructure and public service utilities projects, तो वहां पर कहीं रेलवे की लाइन, इसको राइट ऑफ वे परमिशन जो पहले नहीं दी जाती थी राइट ऑफ वे वगैरह का, तो यहाँ पर वो क्या कहा गया है, फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज रेलवे लैंड एंड राइट ऑफ वे परमिशन शैल बी अकॉर्डेड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और एजेंसीज। ठीक है, फिर इसके बाद में एक पोर्टल बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है, IR in Indian Railways. Indian Railways has developed an online approval system. Indian Railways has developed an online approval system, that is Indian Railway LSPS. फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, Indian Railways लीज लाइसेंस प्रोसेसिंग सिस्टम, इंडियन रेलवेज लीज लाइसेंस प्रोसेसिंग सिस्टम, LSPS करके लिखा है। ठीक है, राइट ऑफ वे दोस्तों मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है कि किसी को आने जाने के लिए रास्ता देना, है कि नहीं। मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको मुझे एक्सेस करना है, अब उसको कहीं से रास्ता नहीं है कि नहीं, उसको कहीं से जाने का रास्ता नहीं, तो मेरी जो प्रॉपर्टी में अपने रास्ते आ, इसमें से कहीं से रास्ता दे दूं उनको, दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ वे, है कि नहीं। कि भाई सारी के सारी जमीन आपने ले ली है, बीच में उनकी जमीन है, आप उनको जाने के लिए ईजमेंट राइट जैसा राइट ऑफ वे, आने जाने के लिए रास्ता, ये एक रूल है, तो दैट इज नथिंग राइट ऑफ वे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम, दैट इज IRLSPS। अब ये देखिए LLPS की जगह LSPS लिखा है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की चीज है कि IR तो इंडियन रेलवे होगा, LSPS क्या है आपका, LSPS क्या है, लीज लाइसेंस प्रोसेसिंग सिस्टम। देखें, PS में भी ठीक है प्रोसेसिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे LL है, एक लीज है एक लाइसेंस है, LSPS इंडियन रेलवे लीज लाइसेंस प्रोसेसिंग सिस्टम किस मकसद से बनाया गया, फॉर ग्रांटिंग लीजिंग लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे, ग्रांटिंग लीजिंग लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे लैंड, लीज लाइसेंसिंग करने का जो काम है रेलवे का, उसको ग्रांट करने के लिए है। ठीक है, सिमिलरली इंडियन रेलवेज हैज डेवलप्ड अनदर सिस्टम, IRRBCS इंडियन रेलवेज रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा, रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा। ठीक है, ये किस चीज के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया, एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर वे लीव परमिशन ऑन रेलवे लैंड। ठीक है, वे लीव परमिशन के लिए, लेकिन नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, application for grant of land leasing licensing and way leave permission shall be submitted on respective online portals only, approval on all cases shall be granted online, ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दो अलग अलग सिस्टम आप समझ लीजिए, एक है लीज लाइसेंसिंग के लिए IRLSPS, इंडियन रेलवे लीज लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग सिस्टम, जो क्या करेंगे, यहाँ पर लीजिंग या लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे लैंड के बारे में बात होगी। पहले ये था कि रेलवे की लैंड लीज पे नहीं दी जाएगी, रेलवे की लैंड सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग की जाएगी, लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे के लैंड के नाउ भी गिवन ऑन लीज एज वेल। और दूसरा जो है हमारा राइट ऑफ वे के लिए एक और पोर्टल बनाया गया है, IRRBCS, दैट इज इंडियन रेलवे रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा। नाम से आपको पता चलता ना, रेलवे की लैंड को क्रॉस करना, है कि नहीं। आप अब मान के चलिए कि ये रास्ता है, यहाँ बीच में रेलवे की लैंड है, एक ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पे बीच में रेलवे की लैंड है, और यहाँ पर समझो मेन की समझ के चले कि कोई सड़क है या कुछ है, और यहाँ पर समझो कोई आबादी वगैरह रहती है, ठीक है, पीपल स्टे हियर। अब ये लंबा पैच है, अब जाने के लिए क्या हो गया, राइट ऑफ वे मांगा, अब यहाँ से गए तो लोगों के लिए शॉर्टकट होगा, अदरवाइज वो पूरा घूम के उनको जाना पड़ेगा, तो ये राइट ऑफ वे, ठीक है। तो जहां पर इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो राइट ऑफ वे, तो ये जो है इंडियन रेलवे से डेवलप्ड
इंडियन रेलवेज रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा, रेलवे लैंड को क्रॉसिंग सेवा, एंड ऑनलाइन सिस्टम फॉर वे लीव परमिशन ऑन रेलवे लैंड। अब जो भी एप्लीकेशंस होंगे लैंड लीजिंग के लिए तो IRLSPS है, और जो भी वे लीव के होंगे, राइट ऑफ वे लीव के लिए होंगे, वो IRRBCS रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा इन पोर्टल से सबमिट किए जाएंगे, ठीक है नहीं। तो परमिशन जो भी दी जाएगी ये आपके ऑनलाइन पोर्टल से ही दी जाएगी, और पूरा का पूरा अप्रूवल जो है ऑनलाइन ही होगा, सभी कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसमें से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर किया गया है। आगे क्या कहा जा रहा है, कंपीटेंट अथॉरिटी। ना हु इज द कंपीटेंट अथॉरिटी, ये सब चीजों के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है, तो क्या कहा, DRM shall be the competent authority to allot railway land on lease or license, way leave permissions, and subsequent renewal of lease, license, way leave agreements. For renewal, for renewal cases, aspects like regular maintenance of assets connected with railway working, adherence to the commitments made in the lease license agreement, payment of dues on time, etc. shall be examined. यहाँ पे देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जो है नोट डाउन करके रखे, क्योंकि लीज एंड लाइसेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अभी पूरा रिवाइज हो गई पॉलिसी जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर लीजिंग लाइसेंसिंग वे लीव के लिए परमिशन कौन देगा, तो कंपीटेंट अथॉरिटी के बारे में बात हुई है, तो कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है, हमारे DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर को एम्पावर किया गया है। DRM shall be the competent authority to allot railway land on lease or license, value permission and subsequent renewal। ठीक है, पूरा सारा का सारा जो है कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है, DRM है, ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया गया है। फिर आगे क्या कहा गया है कि भाई अगर रिन्यूअल का जो केस है, रिन्यूअल के केस में क्या कहा है कि जो कुछ भी अंदर जो है इसमें मेंशन किया गया होगा पॉलिसी के अंदर, फॉर रिन्यूअल केसेस जो भी रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ असेट की बात चलती थी कि अभी रेलवे की लैंड लीज पे दी गई है या लाइसेंस पे दी गई है, तो उनको जो पार्टी है उनको बताया गया होगा कि भाई आप मेंटेनेंस के ये एस्पेक्ट है, दैट यू विल हैव टू कवर, आपको ये चीजों का प्रोविजन का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी रेलवे की लैंड को जो है लाइक जिस प्रकार से दिया गया है उसके अंदर लाइक डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, सही से इसको इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि जैसे हमने अपना घर किसी को किराए पर दिया, तो दोबारा जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और वो किराएदार कहता है कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाया जाए, तो हम क्या देखते हैं कि क्या उसने जो है जो टेन्योर के लिए हमने उसको किराए पे रखा था, क्या उसने घर को सही तरीके से इस्तेमाल किया, कोई डैमेज तो नहीं किया, और सही तरीके से रहता है कि लाइक उसको बस एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें फील होता है कि अरे नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, इसका सही से ख्याल नहीं रखता, तो हम रिन्यूअल नहीं करते, हम कहते हैं नहीं भाई हम आपको नहीं देंगे आगे। और अगर बहुत अच्छा किराएदार है तो हम क्या कहते हैं, ठीक है भाई फिर से आपका रिन्यूअल कर देते हैं एग्रीमेंट का। होता है ना ऐसी चीजें, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हियर। तो यहाँ पर रिन्यूअल के लिए ये है कि जो भी रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ असेट्स के बारे में बात हुई थी रिलेटेड टू रेलवे वर्किंग, और जो भी कमिटमेंट है लीज लाइसेंस एग्रीमेंट में, और जो ड्यूज वगैरह है समय समय पर जो टाइम पे दे रहे हैं, टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं, ये सारी की सारी देखा देखा जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली द DRM विल डिसाइड whether to renew his lease or license or way leave permission or not। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी, सो DRM इज द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो सभी लोग इसको नोट डाउन कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। टाइम फ्रेम फॉर अप्रूवल, टाइम फ्रेम फॉर अप्रूवल, अभी अप्रूवल के लिए टाइम फ्रेम क्या होगा, ठीक है नहीं। अब किसी ने अप्लाई किया लीव लाइसेंस के लिए या वे लीव के लिए, तो टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम फॉर अप्रूवल, Railway shall ensure to accord permission for way leave for public utilities like electricity cables, telecom cables, optic fiber cables, and water or sewage pipelines up to diameter of 300 mm within 15 days from the date of registration on the online portal। देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्लियर किया है, रेलवे को जो भी वे लीव के लिए
अभी वे लीव की बात चल रही है यहाँ पर। वे लीव यानी कि रेलवे लाइन से, रेलवे प्रॉपर्टी से, सॉरी, रेलवे प्रॉपर्टी से कोई पब्लिक यूटिलिटी को पास करना है। जैसे लोगों के जाने की हमने बात की, अब लेके जाने की बात नहीं हो रही भाई, रेलवे की जमीन में से कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को पास ऑन करना है ना, अंडरग्राउंड केबल या इस तरीके की कोई चीजें, या पाइपलाइन होगी, इन सब चीजों को ले जाना। तो क्या कहा, जो भी परमिशन होगी वे लीव फॉर पब्लिक यूटिलिटीज, एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया है ना। तो इनका डायमीटर, डायमीटर पे उन्होंने आधारित किया है इसको, अप टू अ डायमीटर ऑफ 300 mm, 300 mm डायमीटर तक कोई इलेक्ट्रिक केबल हो, कोई टेलीकॉम केबल हो, कोई ऑप्टिक फाइबर केबल हो, वाटर पाइपलाइन हो, सीवेज पाइपलाइन, अगर उनका डायमीटर मैक्सिमम अप टू 300 mm है, तो परमिशन 15 दिन में देनी है, विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल है ना, जो कौन सा था, रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा, रेल भूमि क्रॉसिंग सेवा, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर अगर किसी ने वे लीव के लिए पब्लिक यूटिलिटीज के लिए एज मेंशन, जिनका डायमीटर 300 mm तक ही है, उनको 15 दिन के अंदर, उनको 15 दिन के अंदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से क्या करना है, अप्रूवल देना है। तो रेलवे शाल इंश्योर टू अकॉर्ड परमिशन, इंश्योर करे कि 15 दिन में उनको परमिशन मिल जाए। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट इज मेंशन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, रेलवे शैल एंश्योर टू अकॉर्ड परमिशन फॉर वे लीव फॉर एक्टिविटीज अदर देन स्टिपुलेटेड अबव, अबव इसके अलावा, इससे ज्यादा डायमीटर होगा या इसके अलावा होगा, तो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, है कि नहीं। तो अदर देन, इसमें जो चीजें कवर नहीं हुई, जो चीजें यहाँ पे हुई है तो 15 दिन में होगी, लेकिन जो चीजें इसमें नहीं है, जो यहाँ पे मेंशन किया था हमने, अभी पढ़ा हमने, अगर इससे ज्यादा यानी 300 mm से ज्यादा है, या और कोई यूटिलिटीज वगैरह है कि नहीं, तो वहां पर विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन परमिट करना है। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, इसको भी ध्यान में रखें। डायमीटर को यहाँ पर क्या बनाया गया, बेस बनाया गया, डायमीटर को एक बेस बनाया गया है। रेलवे शैल एंश्योर टू अकॉर्ड ग्रांट ऑफ लैंड लीज license of cases within 90 days from date of registration on the online portal। अगेन यहाँ पर दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीजें जो थी किसके लिए थी, ये दोनों चीजें जो हमने डिस्कस की थी, ये किसके लिए थी, राइट ऑफ वे के लिए थी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वे लीव कहते हैं ना, व्हाट वी से, वे लीव, वे लीव के लिए था ये दोनों वे लीव के लिए था, है कि नहीं। और ये वाला जो है लीव एंड लाइसेंस है, ये लीव लाइसेंस, लीव और लाइसेंस के लिए दूसरा वाला हमारा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि भाई जब भी कोई अप्लाई करेगा, रेलवे शैल एंश्योर टू अकॉर्ड ग्रांट ऑफ लैंड लीज और लाइसेंस ऑफ केसेस विद इन 90 days, 90 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, 90 दिन के अंदर जो परमिशन उनको ग्रांट करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, तो इसमें से अभी, क्योंकि लैंड की बात चल रही है, तो लैंड का वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, मार्केट वैल्यू ऑफ रेलवे लैंड शैल बी द प्रिवेलेंट सर्कल रेट, रेडी रकनर रेट, और गाइडेंस वैल्यू ऑफ द रेलवे लैंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट इफ एप्लीकेबल, अदरवाइज, अदरवाइज prevalent circle rate, ready reckoner rate, guidance value of surrounding land for similar classification shall be considered। क्या कहा, लैंड की मार्केट वैल्यू क्या होगी, भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मुझे इसको किसी को लीज पर देना है, या मान के चले मुझे इसे बेचना है, मुझे अगर इसे बेचना भी है मान के चले, तो मुझे मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना, कि भाई मार्केट में इसका दाम क्या चल रहा है कि नहीं। अब सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे, तो हमारे डेली नीड्स की बहुत सारी चीजें होती है, आप किसी शॉप में चले जाए, ग्रोसरी लेने के लिए चले जाए, वेजिटेबल शॉप में चले जाए, है कि नहीं,
तो किसी दिन आप जाके देखेंगे तो ऑनियन का रेट जो है कभी जो है 15-20 रुपए किलो होता है, तो कभी वो इट क्रॉसेस 100 एज वेल। तो क्या है, ये डिमांड सप्लाई के आधार पर है। तो वो जैसे मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दे दिया, लाइक वैल्यू कीप्स चेंजिंग, वैल्यू कीप्स चेंजिंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर, कि वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती, वैल्यू कीप्स चेंजिंग। तो यहाँ पर क्या कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ रेलवे लैंड, तो मार्केट वैल्यू ऑफ रेलवे लैंड शैल बी द प्रिवेलेंट सर्कल रेट और रेडी रेकनर रेट। आप सभी लोग जो लोग प्रॉपर्टी का मतलब डील करते होंगे, बेचना खरीदना इस तरीके से कभी ना कभी लाइफ में करते हैं हम लोग, तो रेडी रेकनर आप जानते होंगे, एक रेडी रेकनर का रेट होता है कि नहीं? तो उसके हिसाब से ही आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ रेलवे लैंड शैल बी द प्रिवेलेंट सर्कल रेट, रेडी रेकनर रेट और गाइडेंस वैल्यू ऑफ द रेलवे लैंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट इफ अवेलेबल। अगर रेलवे के पास अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कहा अदरवाइज प्रिवेलेंट सर्कल रेट, रेडी रेकनर रेट और गाइडेंस वैल्यू सराउंडिंग लैंड फॉर सिमिलर क्लासिफिकेशन सिमिलर एक्टिविटीज शाल बी कंसिडर्ड। तो सिमिलर प्रॉपर्टी का भी लिया जा सकता है कि नहीं? तो एग्जाम्पल दिया है कि सिमिलर का मतलब क्या, तो फॉर एग्जाम्पल इफ सराउंडिंग लैंड इज क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल यूज देन इंडस्ट्रियल रेट शैल बी यूज। तो अगर सराउंडिंग लैंड इंडस्ट्रियल यूज किए तो इंडस्ट्रियल रेट को का रेट ले लेंगे हम लोग। ओके, ये यहाँ पर का सिमिलर क्लासिफिकेशन शाल बी, फॉर एग्जांपल इफ सराउंडिंग लैंड इज क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल यूज देन इंडस्ट्रियल रेट शाल बी यूज। ओके, नोट, इन केस द नोटिफाइड सर्कल रेट ऑफ द करंट ईयर इज नॉट अवेलेबल, सर्कल रेट इस साल का करंट ईयर का अवेलेबल नहीं है, देन लास्ट अवेलेबल सर्कल रेट डिडक्टर रेट एज नोटिफाइड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी एज डिसाइडेड शैल बी कंसिडर्ड। अगर करंट ईयर का सर्कल रेट अवेलेबल नहीं है तो जो लास्ट अवेलेबल आपके पास होगा, यानी उसके पहले का जब का भी होगा, तो लास्ट अवेलेबल सर्कल रेट या डिडक्टर रेट या गाइडेंस वैल्यू एज नोटिफाइड बाय revenue authority or as decided by district revenue authorities shall be considered, उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, for cargo terminals industrial rates is specified in that state shall be considered। कार्गो टर्मिनल के लिए क्या कहा कि उस पर्टिकुलर राज्य में जो इंडस्ट्रियल रेट है वही कंसिडर किया जाएगा। फॉर कार्गो टर्मिनल्स इंडस्ट्रियल रेट्स इफ स्पेसिफाइड इन दैट स्टेट shall be considered, if not specified, अगर स्पेसिफाई नहीं कहा है, then any other rate depending upon use of surrounding land as specified by state or revenue office shall only be considered। ठीक है, तो कार्गो टर्मिनल के लिए क्या कहा कि जो भी इंडस्ट्रियल रेट उस राज्य का होगा वो कंसिडर होगा, अगर कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है तो जो भी रेट होगा तो सराउंडिंग लैंड का एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट रेवेन्यू ऑफिस उसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है इन केस ऑफ कार्गो टर्मिनल्स if logistics industry is given a special status and discount is given in a state, then railway shall also give same discount in that state। ठीक है, अगर कार्गो टर्मिनल में किसी राज्य में, हाँ, किसी राज्य में अगर स्पेशल स्टेटस दिया गया लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है नहीं, कार्गो टर्मिनल में क्या लॉजिस्टिक्स ही होता है ना, बेसिकली क्या होता है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आप जानते होंगे ना, जैसे कि आपके गुड्स को लाना ले जाना, है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउस पे ले जाना, वेयर हाउस से जो एंड एंड यूजर जो होता है उसके पास ले जाना, यही सारा चीजें चलता है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री यही होती है कि नहीं? आजकल हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं चीजों को, तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। हर जगह पे आप देखते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए सब लॉजिस्टिक्स चलता है ना, तो वो कार्गो से ही होता है। तो क्या इन केस ऑफ कार्गो टर्मिनल्स if logistics industry is given a special status and discount is given in a state, then railway shall also give same discount in that state। In order to promote लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अगर किसी राज्य ने कोई स्पेशल दर्जा दिया है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को और वो कुछ डिस्काउंट देती है उनको, तो रेलवे भी उस राज्य में वही डिस्काउंट उनको देगी। क्यों? क्योंकि रेलवे को प्रमोट करना है, कार्गो टर्मिनल्स वगैरह को जो है ना प्रमोट करना है कि नहीं, कार्गो सर्विसेज को प्रमोट करना है। बिकॉज जो हमारा बिजनेस जो रोड इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, रेलवे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है कि नहीं? तो मेन मकसद हमारा यही है।
नेक्स्ट, जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस, कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज कैन बी टेकन अप बाय एनी एंटाइटी। कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज कोई भी ले सकता है, इंक्लूडिंग रेलवे खुद भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेलवेज, पीएसयूज, public service undertakings, existing container terminal operators, existing container terminal operators, new container terminal operators, multimodal logistic operators, industries, ports, mines, and any other entity interested in carrying cargo on railway network। तो ये कार्गो रिलेटेड एक्टिविटी भी कौन कौन कर सकते हैं? तो क्लियरली कहा है कि रेलवे खुद कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकती है, कोई पीएसयू होगी वो कर सकती है, एग्जिस्टिंग कोई कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर है तो वो भी कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई नए कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर से दे कैन पार्टिसिपेट। इसी तरह से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स, माइन, या फिर कोई अलग अदर एंटिटी है जो कि इंटरेस्टेड है कैरिंग कार्गो ऑन रेलवे नेटवर्क, उन सबके लिए रेलवे ने ओपन कर रखा है इसको। एनी बडी कैन पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, यहाँ एक चीज क्लियर है कि जो जमीन है रेलवे की है, लैंड ओनरशिप विल कंटिन्यू टू रिमेन विद रेलवेज। एक्टिविटीज कोई भी कर सकते हैं, लेकिन लैंड किसकी होगी? रेलवे की होगी। Although they are paying for it, for using it, but the ownership of land will always remain with railways. Land ownership will continue to remain with railways. फिर आगे कहा, no sublease, sublicense, mortgage, transfer, relinquishment of railway land shall be permitted under this policy। ये बहुत अच्छा चीज यहाँ पे बता दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्लियर कर दिया है रेलवे की तरफ से कि भाई हम आपको लीव पर दे रहे हैं या लाइसेंस पे दे रहे हैं। क्या है? रेलवे ने किसी को लीज पे दी, मिसाल के तौर पर कोई पर्टिकुलर लैंड पार्सल कार्गो रिलेटेड एक्टिविटी के लिए दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब वो जो लेसी है जिसने लीज पे लिया रेलवे से, अब वो ये सोचे कि भाई मुझे कोई और मिल रहा है, मैं उसको लीज पे दे दूं, मैं भी उस पर कुछ प्रॉफिट कमा लूं। दैट इज नॉट अलाउड। आपने लीज पर लिया है, आप किसी और को सब लीज पे नहीं दे सकते। इसी तरह से आपने लाइसेंस पे लैंड ली, आप किसी और को सब लाइसेंस नहीं कर सकते। आप रेलवे की प्रॉपर्टी उसको मॉर्टगेज नहीं कर सकते कि भाई बैंक में दे दिया, मॉर्टगेज कर दिया, कुछ लोन उठा लिया, पैसे ले लिए, ये नहीं कर सकते। आप रेलवे की लैंड किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप रेलवे की लैंड किसी को रिलिंक्विश नहीं कर सकते, है कि नहीं? बेच नहीं सकते। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ही मना है। सिंपल वर्ड में यहाँ जब फर्स्ट लाइन कही है, लैंड ओनरशिप विल कंटिन्यू टू रिमेन विथ रेलवे, जमीन की मिल्कियत, मालिक जमीन के कौन होंगे? रेलवेज ही होगी। दिस हैज बीन वेरी मच क्लियर ओवर हियर। ये कंडीशन है, क्योंकि हम जनरल कंडीशंस पढ़ रहे थे ना, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो कौन कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं उनके बारे में बता दिया, बाद में रेलवे लाइन की के मालिक कौन है ये भी बता दिया। फिर आगे क्या कहा, द लीज लाइसेंस ऑफ रेलवे लैंड, the lease or license of railway land shall not be granted to religious and political institutions, private or individual entities, those who are not connected with railway working, for setting up shops, commercial offices, vending stalls, clinics, schools other than केंद्रीय विद्यालय एंड तहबाजारी। देखिए, बहुत क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि कोई भी धार्मिक संस्थान को, राजनीतिक पार्टी को या संस्थान को, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल हो या एंटिटी हो, जो कि रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, उनको नहीं दिया जाएगा। किस मकसद से? कि भाई वो कोई अपनी दुकानें लगा दे, कमर्शियल ऑफिस सेटअप कर दे, वेंडिंग स्टॉल लगा दे, क्लिनिक सेटअप कर दे, या कोई स्कूल बना दे। स्कूल सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र सरकार की इकलौती स्कूल केंद्रीय विद्यालय परमिटेड है, जैसा हमने पीछे पढ़ा, अदर देन केंद्रीय विद्यालय
एंड तह बाजारी जो है ना, बाजार वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, तो तह बाजारी। ठीक है, तह बाजारी का सा तो इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ये जो है किसी भी धार्मिक संस्थान को, राजनीतिक संस्थान को, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी को जिनका रेलवे की वर्किंग से लेना देना नहीं है, उनको दुकानें लगाने, कमर्शियल ऑफिसेज, वेंडिंग स्टॉल, क्लिनिक, स्कूल, इन सब के लिए जो है नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं? ओके, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, आगे कहा द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क the execution of work for providing way leave facilities, permission to cross railway track in railway area shall normally be done by the party except for the cases affecting safety of railway track for which execution work may be done by railway administration. The execution scheme shall be approved by DRM in all cases. क्या कहा? The execution of work for providing way leave facilities or say permission to cross railway track in railway area shall normally be done by the party except for the cases affecting safety of railway track for which execution work may be done by railway administration or execution scheme shall be approved by DRM in all cases। दोस्तों इसको समझे आप लोग अच्छी तरह से, बहुत ही काम की चीज बताइए। रेलवे ने किसी को वेली फैसिलिटी के लिए लैंड दे दी, रेलवे ने वेली फैसिलिटी के लिए लैंड दे दी, मान के चलने की कोई रास्ता था, सड़क बनानी थी, वैल्यू फैसिलिटी। ठीक है, तो वैल्यू में रोड ही होगा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अब वैल्यू फैसिलिटी रेलवे ने किसी को परमिशन दे दी कि भाई आप रेलवे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जा सकते हैं। हाँ, या तो रास्ता बना के दे दी, रेलवे प्रॉपर्टी से अगर सड़क वगैरह आमतौर पे दे दी वो भी चलेगा, या ये कहा जाए कि बीच में कोई रेलवे लाइन वगैरह आती है कि नहीं, तो अगर रेलवे ट्रैक क्रॉस करके परमिट कर दिया। ठीक है, अब अगर ये चीजें कहा कि आमतौर पर किसको करना है, शाल बी नॉर्मली बी डन बाय द पार्टी। लाइक ये भी तो हो सकता है कि रेलवे लाइन को क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि रेलवे लाइन में बिल्कुल लेवल क्रॉसिंग बना देंगे वो। भाई आरयू भी बनाया जा सकता है, रोड अंडर ब्रिज बनाया जाता है, फ्लाईओवर बनाया जा सकता है, रोड ओवर ब्रिज बनाया जाता है, बहुत कुछ है। तो नॉर्मली कहा है कि ये जो पार्टी जो होगी जिनको वेली फैसिलिटी दी गई है उनको करना है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रैक आ रही है, उस परिस्थिति में ये काम रेलवे प्रशासन करेगा, एक्सेप्ट फॉर द केसेस अफेक्टिंग सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रैक। अगर कहीं पर ऐसा है कि रेलवे ट्रैक की सेफ्टी की बात आएगी तो ये काम हम उनको करने नहीं देंगे, बल्कि ये काम हम करेंगे, एक्सेप्ट द केसेस अफेक्टिंग सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रैक फॉर विच एग्जीक्यूशन वर्क में बी डन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और ये जो एग्जीक्यूशन स्कीम है वैल्यू फैसिलिटी की, इसको क्या कहा है, इसको अप्रूव कौन करेंगे, तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू फैसिलिटीज, इसकी जो स्कीम है, दिस स्कीम शाल बी अप्रूव्ड बाय डीआरएम इन ऑल केसेस। डीआरएम जो है एम्पावर्ड है, यही उसको अप्रूव कर सकते हैं, ओनली द डीआरएम हैज गॉट द पावर टू अप्रूव दिस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अब कुछ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द कॉस्ट on account of stamp duty charges, documentation, registration of agreements, GST, property taxes, etc., as the case may be, shall be borne by the party for the facility permitted by the railway under this policy। अब ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, लीजिंग करना है, लाइसेंसिंग करना है, वैल्यू फैसिलिटी, इसके अंदर जो भी खर्च आएगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में खर्च आएगा, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में खर्च आएंगे, जीएसटी लगेगी, पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्सेस बनेंगे, ये जो कुछ भी होगा ये सारे के सारे जो पार्टी होगी जिसने फैसिलिटी लिया है रेलवे से उनको भरना है। एट द केस में बी शाल बी बोर्न बाय द पार्टी फॉर द फैसिलिटी परमिटेड by the railway under this policy। The party shall be responsible for registration of agreement in terms of applicable laws।
द पार्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेबल लॉज होंगे जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वगैरह जो भी करना होगा, सारा का सारा जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, रेलवे का इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट है टेन्योर एंड चार्जेस। नेक्स्ट है टेन्योर एंड चार्जेस ऑफ ग्रांट ऑफ लीज लाइसेंस एंड वैल्यू परमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, tenure and rates of lease license of railway land are detailed in schedule 1। किसके लिए, schedule 1 किस चीज के लिए है, फॉर वे लीव परमिशन, ROW, राइट ऑफ वे या वे लीव परमिशन। तो schedule 1 में दिया गया है जो टेन्योर और रेट क्या होगा, टेन्योर और रेट ऑफ लीज और लाइसेंस ऑफ रेलवे लैंड। ठीक है, और schedule 2 में क्या है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई यहाँ पर। टेन्योर एंड रेट फॉर लीज और लाइसेंस रेलवे लैंड, लीजिंग एंड लाइसेंसिंग और रेलवे लैंड शेड्यूल 1 में है, और वे लीव परमिशन जिसको राइट ऑफ वे भी कहते हैं, ये शेड्यूल 2 में है। और तीसरा कहा कि जो मेट्रो या अदर रेलवे सिस्टम है इनके लिए कहा है शेड्यूल 3। तो तीन शेड्यूल यहाँ पर है, तीन शेड्यूल है। पहला शेड्यूल 1 जो है वो टेन्योर एंड रेट ऑफ लीज और लाइसेंस ऑफ रेलवे लैंड के लिए है। दूसरा शेड्यूल है वो वैल्यू परमिशंस के लिए है। तीसरा शेड्यूल जो है मेट्रो या अदर सिस्टम्स के लिए है। ओके, देखिए दोस्तों, हम लोग अब आ गए हैं शेड्यूल 1 में। किसके लिए ये, लीज और लाइसेंस टेन्योर एंड चार्जेस। लीज और लाइसेंसिंग अगर होगी तो कितने टेन्योर के लिए दिया जाएगा और उसके चार्जेस क्या होंगे। ये लेटेस्ट है, अभी हमारे मैनुअल में जो है वो चीजें पुरानी हो गई, अब जो लेटेस्ट है उनके बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो क्या कहा, सीरियल नंबर 1 है ए और बी। ए है आपका न्यू कार्गो टर्मिनल्स, साइडिंग्स, गुड शेड एंड अदर कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज। नए कार्गो टर्मिनल, साइडिंग, गुड शेड और अदर कार्गो रिलेटेड फैसिलिटी कितने सालों के लिए दिए जाएंगे, टेन्योर क्या होगा, 35 ईयर्स। ठीक है, 35 सालों के लिए। लीज चार्ज क्या होगा, एट 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विथ एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। समझ में आई बात, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस लैंड की, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस लैंड की, हर साल उसका 1.5% उसका लीज चार्ज होगा, और हर साल वो 6% से एस्केलेट होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आई बात समझ में। अब छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग तो समझना आसान हो जाएगा। बहुत छोटा एग्जांपल है ये, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो क्रोर्स में होती है, कितने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ क्रोर्स में भी होती है। हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कि अगर हमने कहा कि 1 करोड़, अगर समझो मार्केट वैल्यू लैंड की 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, तो उसमें कितना लगेगा, 1.5 लाख लगेगा लीज चार्ज पर एनम। ठीक है, और अगला साल जाएंगे तो वो जो 1.5 लाख से 1.5 लाख 6% से बढ़ा के देना पड़ेगा। तो वट एवर द वैल्यू, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, है कि नहीं। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ मार्केट वैल्यू है लैंड की, तो 1.5% आपको लीज चार्ज देना है। यानी कि क्या देना है, पहले साल आपको देना है 1.5 लाख रुपए। अगले साल जब आप देंगे तो वो 1.5% यानी जो 1.5 लाख रुपए उसका 6% और ऐड करके कितना होता है वो वैल्यू देंगे। फिर उसके अगले साल जो है आप उसका 6%, ऐसा करते करते 35 ईयर्स तक आप उसको देते जाएंगे, क्योंकि लैंड की वैल्यू भी बढ़ते चले जाएगी। मार्केट वैल्यू आज आपने आज का लिया है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बढ़ती ही है, तो उसको हर साल रिवाइज कौन करते बैठेगा। तो क्या कर दिया है कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है कि लीज चार्ज जो होगा मार्केट वैल्यू का 1.5% होगा, पर एनम होगा, पर हर साल भरना है 35 सालों तक। लेकिन हर साल जो लीज चार्ज होगा 6% से इंक्रीज होता जाए, एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। किनके लिए कहा, ये कहा न्यू कार्गो टर्मिनल्स के लिए। ठीक है, अब जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल्स,
साइडिंग्स या गुड शेड, इनके लिए भी टेन्योर दोस्तों वही है 35 ईयर्स है। लीज चार्ज इनके लिए ज्यादा है। लीज चार्ज 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 7%। तो नए के लिए लीज चार्ज बहुत कम है, मामूली है, 1.5% पर एनम है। एनुअल एस्केलेशन जस्ट 6% है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल्स है उनके लिए क्या कि उनके लिए जो है ना 6% मार्केट वैल्यू का लीज चार्ज होगा और एनुअल एस्केलेशन 7% होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एस्ट्रिक मार्क किया है, देखते हैं नीचे कुछ है इसमें। ठीक है, अब एस्ट्रिक मार्क का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। इफ एग्जिस्टिंग एंटाइटीज ऑपरेटिंग कार्गो टर्मिनल्स siding good shed does not etc do not want to avail option for shifting to new cargo terminal under transparent competitive bidding process, then these existing entities will be permitted to enter into new lease agreement at 6% annual lease charge with annual escalation of 7%। देखिए इसको चार्ज को ज्यादा रखने के पीछे कारण बता दिया है ना, हाँ 1.5% या 6%। तो क्या कहा, इफ एग्जिस्टिंग एंटाइटीज ऑपरेटिंग कार्गो टर्मिनल्स ऐसा दे डू नॉट वांट टू अवेल ऑप्शन फॉर शिफ्टिंग टू न्यू कार्गो टर्मिनल पॉलिसी, यानी कि पुरानी जो पॉलिसी के तहत ये थे, लेकिन अगर उनको नए कार्गो टर्मिनल पॉलिसी में नहीं आना, दे डू नॉट वांट टू अवेल ऑप्शन फॉर शिफ्टिंग टू न्यू कार्गो टर्मिनल पॉलिसी अंडर ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, आप बिडिंग में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा। then these existing entities will be permitted to enter into new lease agreement at 6% annual lease charges with annual escalation of 7%। ठीक है, यानी कि क्या है कि भाई यहाँ पर ओपन टू ऑल हो जाएगा न्यू बिडिंग पॉलिसी के हिसाब से, न्यू कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस कार्गो टर्मिनल के लिए। अब अगर कोई पहले से सेटअप है, कार्गो टर्मिनल साइडिंग गुड शेड है, और उनको जो है ये कंपटीशन नहीं चाहिए, वो है उनको अपनी मोनोपोली चलाना, उनको वहीं पर करना है, तो ठीक है कर सकते हैं। लेकिन एनुअल लीज चार्ज उनको 6% देना पड़ेगा, नई लीज एग्रीमेंट उनकी होगी, और उसका एनुअल एस्केलेशन भी 7% होगा। सो इफ दे अग्री सो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है उनको वापस से बिडिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया यहाँ पर, क्लियर हो गई दोनों चीजें। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, water recycling plants and any such activity for exclusive railways use। जितने भी पावर प्लांट्स के बारे में बात है, रिन्यूएबल पावर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, और इस प्रकार से कोई भी जो है ये सारी की सारी एक्टिविटी एक्सक्लूसिव रेलवे यूज। तो इसके लिए क्या कहा, 35 ईयर्स इनके लिए भी लीज होगा, लेकिन लीज चार्जेस विल बी ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ये पर स्क्वायर मीटर का रेट लगा दिया, पर स्क्वायर फीट नहीं है, पर स्क्वायर मीटर है। लीज चार्ज क्या होगा, पर स्क्वायर ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, हर साल ₹1 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। लीज चार्ज एट ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर such as hospitals through public private partnership, PPP participation, है ना। social infrastructure such as hospitals through PPP and केंद्रीय विद्यालय थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनको लीज पर दी जाएगी रेलवे लैंड 60 साल के लिए, 60 इयर्स के लिए, इट विल बी गिवन 60 इयर्स। इनको भी लीज चार्जेस वही रहेंगे, ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ठीक है, ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम इन्हें पे करना है रेलवे को। अब आगे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, पॉइंट नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स ऑफ पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज। पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम केबल, सीवेज डिस्पोजल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, pipelines, urban transport and any such infrastructure under PM Gati Shakti program
इफ लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड इज इन्वॉल्व। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम है जो पब्लिक पब्लिक सर्विस यूटिलिटी के लिए, जिसके लिए लैंड को लीज पर लेना होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी गैस, देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज समझे कि वे लीव की बात नहीं चल रही है कि नहीं? वे लीव की बात नहीं, यही एग्जैक्टली सर आपने कहा ना सर कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले 99 ईयर्स दिया था, तो क्या कहा कि सुपर सीड हो गया, तो अब 60 साल के लिए ये है। पहले आपके मैनुअल में इसीलिए तो उसको स्टॉप किया था हमने लास्ट टाइम ना। पहले 99 ईयर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए दिया था, अब उसको 60 साल कर दिया, कम कर दिया उन्होंने। ठीक है, कमिटमेंट को लंबा नहीं करके कम कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की हम बात करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर पब्लिक सर्विसेज यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर। देखिए ये जो हमने पहले पढ़ा था राइट ऑफ वे, तो आगे आएगा शेड्यूल 2 में, ये है कि अगर लैंड को लीज पे लेना पड़े इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम केबल, सीवेज डिस्पोजल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, अर्बन ट्रांसपोर्ट या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम में आता है और जिसमें लैंड को, रेलवे लैंड को लीज पे लेने की आवश्यकता हो, तो दे सकते हैं उनको, बट 35 ईयर्स ओनली। और यहाँ पर लीज चार्ज जैसे न्यू कार्गो टर्मिनल का रेट था, सब कुछ सेम है। लीज चार्ज एट 1.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है, जो 1A में था, नए कार्गो टर्मिनल के लिए जो एप्लीकेबल था, सभी कुछ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा बूट लॉन्ड्री। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। बूट लॉन्ड्री बेसिकली क्या होता है? बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, है कि नहीं? बूट का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे, BOOT होता है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टोल टोल सर्विसेज होती है ना, टोल बूथ्स, आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्राइवेट एंटिटी जो होती है वो अपना इन्वेस्ट करती है कि नहीं? वो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, समथिंग लाइक दैट, उसको क्या करते हैं, दे बिल्ड एट देयर ओन, है नहीं? खर्चा अपना खुद का करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और उसके बाद में पर्टिकुलर टेन्योर के बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, तब तक सारा फायदा वो उठाएंगे, है नहीं? इसको ऐसा समझे, इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझे कि सरकारी जमीन है, पर्टिकुलर समय के लिए हमको दी गई है, हमने उसमें पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद में पेड़ हमारा उतने समय के लिए, उसमें से फल आए, फल को इस्तेमाल किया, जो कुछ था सब कुछ किया आपने, समय पूरा हो गया, जो कुछ भी जितना आपको फायदा लेना था आपने फायदा ले लिया। अब आप क्या करेंगे, आपका खर्चा निकल गया, सब कुछ हो गया, अब आप जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बूट लॉन्ड्री, इसको बूट लॉन्ड्री कहते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया आपका बूट लॉन्ड्री के लिए बात बात चल रही है। तो बूट लॉन्ड्री बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, तो 15 ईयर्स के लिए इनको दिया जाएगा। लीज चार्जेस एट ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ठीक है, 15 साल के लिए बूट लॉन्ड्री को दिया जाएगा, है कि नहीं? एट ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। ठीक है, ठीक है, बेसिकली जो लॉन्ड्री ही है ये, लेकिन क्या है, बूट बूट सिस्टम से चलेगी। यस एग्जैक्टली सर, आप पूछ रहे हैं कि जो पहले लीज का पावर जीएम के पास था, अब डीआरएम, यस यही तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर मेंशन कर दिया है शुरू में ही कि ये सारा का सारा पावर, इसलिए मैंने वहां पे इसको मार्क करके भी आपको बताया था कि पावर किसके पास है, डीआरएम के पास है। कोई हमने देखा था, मैंने आपको मार्क करके बताया था शुरुआत में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टू अलॉट रेलवे लैंड और लीज और लाइसेंस वे लीव, सब चीज के लिए किसके पास है, डिविजनल रेलवे मैनेजर के पास है।
है कि नहीं, उसको डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के पास कर दिया गया है। ठीक है, हम शेड्यूल 1 में थे, शेड्यूल 1 में हम फिर से जा रहे हैं, तो गुड लॉन्ड्री में आ गए हम लोग। अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है हमारा अदर एक्टिविटीज रिलेटेड विथ रेलवे वर्किंग नॉट कवर्ड अंडर 1 to 4, है कि नहीं। अब इसके अलावा जो भी चीजें एक्टिविटीज ऐसी है जो कि रेलवे वर्किंग से है बट ऊपर पॉइंट में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसको भी 35 साल के लिए। लेकिन लीज चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। अदर एक्टिविटीज रिलेटेड विद रेलवे वर्किंग नॉट कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर 1 to 4, उनको 35 ईयर्स के लिए दे सकते हैं, लेकिन लीज चार्ज उनको 6% मार्केट वैल्यू का देना पड़ेगा, और एनुअल एस्केलेशन भी उस 6% का ही होगा, विथ एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, इसमें पैसेंजर अमेनिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पैसेंजर रिलेटेड अमेनिटीज, ठीक है, तो इसके लिए टेन्योर कुछ भी नहीं दिया है। पैसेंजर अमेनिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो क्या कहा, एज स्पेसिफाइड इन द कमर्शियल पॉलिसी सर्कुलर्स और गाइडलाइंस। इसमें क्या कहा, जो भी कमर्शियल पॉलिसी या सर्कुलर या गाइडलाइन में मेंशन है उसके हिसाब से होगा। इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं कहा है लीज लाइसेंस के लिए। ये जरूर कहा कि एक्टिविटी स्पेसिफिक पॉलिसी इशूड बाय रेलवे बोर्ड, एक्टिविटी स्पेसिफिक पॉलिसी इशूड बाय रेलवे बोर्ड, ठीक है। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है पैसेंजर अमेनिटीज के लिए। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एक्टिविटीज फॉर देयर ओन यूज। स्टेट गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फॉर एक्टिविटीज फॉर देयर ओन यूज, 35 साल के लिए उनको दिया जा सकता है, 35 ईयर्स। लीज चार्जेस क्या होगा, लीज चार्जेस ऑफ अपफ्रंट पेमेंट एट 99% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड with nominal charges of at rupees 1000 per annum further extendable for 35 years on nominal charge। क्या कहा, जब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके अपने यूज के लिए उनको चाहिए रेलवे लैंड, तो उनको दे दिया जाएगा 35 सालों के लिए, 35 ईयर्स के लिए दिया जा सकता है। लेकिन क्या कहा कि जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा 99% ऑफ द वैल्यू, है कि नहीं, यानी अभी ही 99% वैल्यू आप पे करेंगे। लीज चार्जेस ऑफ अपफ्रंट पेमेंट एट 99% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। लीज चार्ज कितना होगा, अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 99% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड with nominal charges at rupees 1000 per annum further extendable for 35 years और nominal charges, फिर nominal charge 1000 रुपए का उसके बाद चलता रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो 99% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, अभी लीज चार्ज ऑफ अपफ्रंट पेमेंट एट 99% ऑफ, यानी अपफ्रंट पेमेंट करना है यहाँ पे, एनुअल नहीं कहा, अपफ्रंट पेमेंट। तो लीज चार्ज क्या होगा, मार्केट वैल्यू का अभी जो रेट होगा उसका 99% दे देना है, विथ नॉमिनल चार्जेस एट ₹1000 पर एनम फर्दर, 1000 पर एनम फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 35 ईयर्स और नॉमिनल चार्जेस। तो ये 35 साल तक ये चलता रहेगा, गवर्नमेंट बॉडी को देना है तो। देन कम्स लेगेसी स्कीम। लेगेसी स्कीम जो हमारी होती है ना, ग्रो मोर फूड स्कीम, तो ये रेलवे एम्प्लॉयज के लिए ही होती है। तो ये लेगेसी स्कीम जो ग्रोमो फूड की जो स्कीम होती है, इसमें क्या कहा है कि ग्रोमर फूड स्कीम में प्रति एम्प्लॉय को मैक्सिमम अप टू 2 हेक्टेयर दिया जा सकता है, 2 हेक्टेयर पर एम्प्लॉय ग्रोमर फूड के लिए दिया जा सकता है फॉर लीज, सॉरी लाइसेंस पे है, टेन्योर मैक्सिमम 2 साल, लाइसेंस चार्ज 1/4 ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, यानी सिंपल है, जो भी रेवेन्यू ग्रोमर फूड से आएगा 1/4 गवर्नमेंट को जाएगा, दैट विल बी द लाइसेंस चार्ज। तो ग्रोमर फूड में क्या होगा, जो भी आमदनी आएगी उसका 1/4 हिस्सा, दैट इज 25% ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, दैट वुड बी द लाइसेंस चार्ज। देन कम्स कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिस कहा है कि टेम्पररी लाइसेंसिंग, जैसा हमने पढ़ा था वहां पर भी, इसमें मैक्सिमम अप टू 4 मंथ्स मैक्सिमम टेन्योर है, तो 4 महीने का टेन्योर होगा। इसका लाइसेंस चार्ज होगा 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम, है कि नहीं, लाइसेंस चार्ज एट 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम दिया जाएगा ओनली फॉर 4 मंथ, लेकिन पर एनम 6% के हिसाब से उनको पे करना होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ये हमारा शेड्यूल 1 है।
नोट में क्या कहा, पेमेंट ऑफ लैंड यूज कैन बी डन आइदर एनुअली or entire payable amount can be paid in advance on present value basis with discounting of future cash flows at rate of 7% per annum for the activities 1 to 4 and 6। क्या कहा, लैंड का जो पेमेंट है उसको एनुअली भरा जा सकता है या एंटायर पेबल अमाउंट एडवांस में भर सकते हैं ऑन प्रेजेंट वैल्यू, अभी जो वैल्यू उसकी बेसिस पे, विद डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर द एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे 1 to 4 and 6 के लिए कहा, आइटम लिस्टेड 1 to 4 and 6, तो 5 को स्किप करेंगे, 1 to 4 and 6 ना, यानी कि ये आपने कार्गो वगैरह रिन्यूएबल वाले सोशल स्कूल का हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, बूट लॉन्ड्री के लिए नहीं है, और किसके लिए एप्लीकेबल है, एनी अदर जो एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेलवे है वो। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको ऑलरेडी, ये जो स्टार मार्क वाला था ओल्ड कार्गो टर्मिनल वालों के लिए, कि अगर वो न्यू कार्गो टर्मिनल पॉलिसी पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में बिलीव नहीं करते हैं, तो ठीक है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या होगा, न्यू लीज एग्रीमेंट के तौर पर उनको 6% एनुअल लीज चार्ज देना पड़ेगा, और एनुअल एस्केलेशन चार्ज उनके लिए 7% होगा। ठीक है, फिर आगे ये भी कहा था, नो फ्रेश लाइसेंसिंग और रेलवे लैंड फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, प्राइवेट स्कूल एटसेट्रा विल बी ग्रांटेड। कोई भी लाइसेंसिंग रेलवे लैंड की कोई नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर या प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं दी जाएगी। है कि नहीं? फिर आगे क्या कहा जा रहा है, फॉर एग्जिस्टिंग शॉप्स ऑन रेलवे लैंड वेयर लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड और नॉट येट रिन्यूड, कोई एग्जिस्टिंग शॉप है रेलवे लैंड पर जिनका लाइसेंस खत्म हो चुका है या उन्होंने रिन्यू नहीं किया है, तो उसके लिए क्या कहा, these shops will be auctioned for grant of license at reserve price of 10% of market value of land per annum। ये शॉप का जो है नीलामी की जाएगी, these shops will be auctioned for grant license के grant of license, बेचने की नहीं बात चल रही, these shops will be auctioned for grant of license at reserve price of 10% of market value of land per annum, 10% market value land पे इसको auction किया जाएगा for license के लिए, provided land is not required for railways own infrastructural and development need। ये शर्त है कि रेलवे को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अ, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हावेवर हावेवर existing licensee or owner will have the right to first refusal, right of first refusal। लेकिन क्या है, existing जो licensee होगा will have the right of first refusal, कि भाई वो रिफ्यूज करना तक कर सकता है। the rent shall be increased at, रेंट जो होगा उसका किराया जो होगा इंक्रीज एट 6% पर ईयर। द लाइसेंस विल बी गिवन फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, लाइसेंस इसका जो है अधिकतम 5 साल के सीमा के लिए दिया जाएगा। द लाइसेंस विल बी गिवन फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के लिए दिया जाएगा। तो ये तो हो गए वो कि जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया या रिन्यू नहीं हुआ है। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ये वो कैटेगरी है जहां पर एग्जिस्टिंग शॉप है वैलिड लाइसेंस के साथ में, लाइसेंस उनका वैलिड है अभी। these shops these shops on expiry of license tenure will be given on license by auctioning at reserve price of 10% of market value of land per annum, provided, वही है, रेलवे को आवश्यकता नहीं है, provided land is not required for railway own infrastructure development need। however यहाँ पर भी सेम है, existing licensee or owner will have the right of refusal, first refusal। The rent shall be increased at 6% per year। Licensee will be have given maximum 5 years का tenure। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, जब तक वैलिड वैलिड है लाइसेंस चलेगा, उसके बाद में एप्लीकेबल हो जाएगा। देन कम्स द लाइसेंस फी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब नए के लिए तो मना कर दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन पुराने के लिए द लाइसेंस फी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विल बी ₹2000 per annum। Further, the area of existing religious structure shall not be permitted to increase in any case। उसका एक्सपांशन किसी भी परिस्थिति में परमिटेड नहीं है। एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का 2000 पर एनम जो चार्ज होगा लाइसेंसेस फी होगा, और वो किसी भी परिस्थिति में
उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी एरिया बढ़ाई नहीं जा सकती है। ठीक है। बाद में क्या कहा, द लाइसेंस फी फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो पहले से गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, एग्जिस्टिंग की बात चल रही है, नए के लिए तो मना ही कर दिया है। लाइसेंस फी फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल शैल बी लेविड एट 10,000 पर एनम। जो भी गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जो रेलवे प्रॉपर्टी पे अभी है, फिलहाल मौजूद है, तो उनसे कितना लिया जाएगा, 10,000 पर एनम लिया जाएगा। हावेवर license charges for existing private schools on railway land shall continue to be 6% of market value of land at 7% annual increment। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है, जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल है रेलवे लैंड पर, इनका क्या रहेगा, इनके लिए ये होगा कि इनको मार्केट वैल्यू का 6% और 7% इंक्रीमेंट, 7% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ में इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे बात हो रही है, फॉर स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स, रेलवे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स लाइसेंस चार्जेस विल बी ₹2,000 पर एनम। जो स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हैंडीक्राफ्ट सेंटर है, रेलवे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, भारत स्काउट्स एंड गाइड है, इनको लाइसेंस चार्ज 2,000 पर एनम लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे लैंड इंक्लूडिंग रेलवे बिल्डिंग, licensing of railway land including railway buildings, cost of building is to be suitably incorporated for rail mail services, that is RMS, shall be governed by, this shall be governed by board instructions so and so। क्या कहा जाए, रेल मेल सर्विस के लिए जो लाइसेंसिंग करेंगे, रेलवे की जो रेलवे बिल्डिंग है, लाइसेंसिंग और रेलवे लैंड इंक्लूडिंग रेलवे बिल्डिंग, द कॉस्ट इज टू बी सुटेबली इनकॉर्पोरेटेड फॉर रेल मेल सर्विस शैल बी गवर्न्ड बाय रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन। ये लेटर दे दिया कि उसके हिसाब से उसकी लाइसेंसिंग होगी। ठीक है, इसके आधार पर होगी। आगे कहा, द यूजेज ऑफ रेलवे लैंड रिलेटेड टू पैसेंजर अमेनिटीज शैल बी एक्टिविटी स्पेसिफिक पॉलिसी इशूड बाय रेलवे बोर्ड कमर्शियल रेट एज अमेनिटी। देखो इसके लिए कुछ फिक्स बताया ना, टेन्योर बताया था ना रेट बताया था, तो इसके लिए क्या कहा, जो रेलवे लैंड का जो पैसेंजर अमेनिटीज का यूज होगा, तो स्पेसिफिक पॉलिसी विल बी इशूड बाय रेलवे बोर्ड कमर्शियल, है कि नहीं, तो जो समय समय पर बदलता रहता है, इसके लिए उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया। आगे कहा, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द लैंड शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब जो है आपको लैंड का कॉस्ट निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगी, तो उसके बारे में क्या गाइडलाइंस दिया है, कहाँ है, द मिनिमम विड्थ ऑफ लैंड शैल बी टेकन एज 1 मीटर। लैंड की मिनिमम विड्थ 1 मीटर होगी, यानी पॉइंट्स में नहीं होगी ना, मिनिमम 1 मीटर ही होगी। देयर आफ्टर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 मीटर, यानी अप्रोक्स, यानी डेसिमल्स वगैरह नहीं चलेंगे विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो। अगर मान के चले अगर कहीं 0.5 भी आ रहा है तो उसको 0.5 नहीं लेंगे, मिनिमम में वो 1 लिया जाएगा। तो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंड शैल बी टेकन एज 1 मीटर, देयर आफ्टर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 मीटर, उसके बाद में इन मल्टीपल्स ऑफ 1 मीटर लिया जाएगा। ठीक है, 1 के मल्टीपल में होगा, एक चीज ये। दूसरा का, द लेंथ ऑफ क्रॉसिंग शैल बी एज एक्चुअल, लेंथ ऑफ क्रॉसिंग जो एक्चुअल होगी वो होगी। फिर कहा, इफ लेस देन 50 मीटर, देखिए क्या कहा, अगर 50 मीटर से कम लेंथ होगी तो लेंथ ऑफ क्रॉसिंग शैल बी एज एक्चुअल। अगर 50 मीटर से कम लेंथ है क्रॉसिंग की, तो जो भी वैल्यू होगी मेजरमेंट से वो ले लेंगे, अदरवाइज इन मल्टीपल्स ऑफ 50, यानी उससे ज्यादा अगर होगी, 50 मीटर से ज्यादा होगी तो मल्टीपल्स ऑफ 50 में ही लिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए अगर किसी ने कहा 127, तो 127 नहीं होगा, वो हो जाएगा 150। ठीक है, लेकिन कहा कि अगर 39 मीटर, तो 39 मीटर ले सकते हैं क्योंकि लेस देन 50 है, तो लेंथ ऑफ क्रॉसिंग शैल बी एज एक्चुअल। लेकिन अगर आगे गए 50 के ऊपर, तो इन मल्टीपल्स ऑफ 50 में ही बात होगी, 100, 150, 200, 250, इस प्रकार से। ठीक है, ये होगा आपका कैलकुलेशन के लिए, विड्थ मिनिमम 1 मीटर होगी और इन मल्टीपल्स ऑफ 1 मीटर उसके आगे होगी। क्रॉसिंग लेंथ अगर 50 मीटर से कम तो एज एक्चुअल लिया जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो इन मल्टीपल्स ऑफ 50 लिया जाएगा। फिर कहा आपका मिनिमम लीज लाइसेंस चार्ज,
मिनिमम लीज और लाइसेंस चार्ज अंडर एक्टिविटी एट सीरियल नंबर 4 शैल बी ₹10,000। क्या है ये? सीरियल नंबर 4 देख लेते हैं। मिनिमम लीज लाइसेंस चार्ज एक्टिविटी नंबर 4 के लिए 10,000 है। लेट अस सी व्हाट इज इट। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए है ना, ये पाइपलाइन वगैरह, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम वगैरह, ये सब के लिए। तो इसमें ये तो लीज चार्ज तो दिया है कि 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू, लैंड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये भी कह दिया है कि भाई इनकी मिनिमम वैल्यू जो है कम से कम 10,000 रुपये होगी। ठीक है, ये होगा शेड्यूल 1 हमारा दोस्तों। अब इसके बाद में आता है हमारा शेड्यूल 2, जो कि बात करता है वे लीव फैसिलिटीज की। बात करता है वे लीव फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे अभी जरा। शेड्यूल 2, वे लीव यानी राइट ऑफ वे फैसिलिटीज। तो 1 है, तो क्या है? अंडरग्राउंड पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी केबल, telecom cable, optical fiber cable, and water sewage pipeline up to diameter 300 mm for railway land which includes track crossing। up to 300 mm diameter तक है। तो क्या कहा है इसके लिए? 35 years का टेन्योर होगा, 300 mm डायमीटर तक का होगा। बहुत नॉमिनल फी लगाया है, वन टाइम वैल्यू चार्ज है, वन टाइम फी ऑफ ₹1000 ओनली। ठीक है, फॉर अंडरग्राउंड पब्लिक यूटिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी केबल, ये सारी है, डायमीटर जिसका 300 mm तक ही होगा, यानी 300 mm या उससे कम होगा, है कि नहीं? तो वो जो पैसेज वगैरह होगा उसके लिए क्या है? 35,000 रुपया टेन्योर है, और वन टाइम फी 1000 है, 35 साल के लिए वन टाइम फी है 1000। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है ROW राइट ऑफ वे। वे लीव या राइट ऑफ वे एक ही चीज है सर, ROW, है कि नहीं? दूसरा है पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर, any organization that provides and maintains the infrastructure for public service like electricity। देखिए, अभी इसको दोनों चीजों को समझना पड़ेगा डिफरेंस। यहाँ अंडरग्राउंड पब्लिक यूटिलिटी कहा है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल, टेलीकॉम केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वाटर सीवेज पाइपलाइन। ठीक है, यहाँ का पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम केबल, सीवेज डिस्पोजल, इरिगेशन चाहे सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रेगुलेशंस। ठीक है, तो इसको भी 35 साल है, 1.5% मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर डायमीटर के लिए दिया था कि अप टू डायमीटर 300 mm था, तो नॉमिनल चार्ज था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सर्विस के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये टेलीकॉम केबल, ये इसमें अदर देन दिस थिंग है, अदर देन वॉट एवर इज कवर्ड हियर, इस तरीके की चीज है। अंडरग्राउंड की भी बात यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे वो भी बात नहीं है, ठीक है नहीं? तो इसमें 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पैसेजेस अप टू 1 मीटर वाइड फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एग्रीकल्चरिस्ट एडजॉइनिंग रेलवे लाइन। रेलवे प्रॉपर्टी के बगल में कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, किसी का घर है, या कोई खेती बाड़ी की जगह है, खेती की जगह है, एग्रीकल्चर यूज की कोई लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, या कोई हाउस होल्ड है, और कोई चीज उनका पैसेज आने जाने के लिए, तो पैसेजेस अप टू 1 मीटर वाइड पर इंडिविजुअल, यानी आने जाने का रास्ता, 35 साल के लिए वन टाइम पेमेंट 6400। वन टाइम पेमेंट उनको करना है 35 साल के लिए 6400। इसी तरह से अगर आपका वाटर पाइपलाइन क्रॉसिंग फॉर कल्टीवेशन बाय इंडिविजुअल फार्मर, इलेक्ट्रिकल लाइन क्रॉसिंग, वाटर और सीवेज पाइपलाइंस एंड अदर क्रॉसिंग अप टू 300 डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस, यानी कि खेती खेती वगैरह करने के लिए ना, कि इंडिविजुअल फार्मर द्वारा, या इलेक्ट्रिकल लाइन क्रॉसिंग, या वाटर सीवेज पाइपलाइन, या इस प्रकार की क्रॉसिंग जिनका डायमीटर 300 mm तक ही है कि नहीं? 35 साल के लिए वन टाइम पेमेंट 1000 रुपीज। फिर बाद में कहा पैसेज पैसेज और रोड रोड फॉर व्हीकल्स, पैसेज और रोड
for vehicles, scooter, etc. that is between 1 meter to 3 meter wide by individuals, houses, society, private firms, organization. तो अगर इस प्रकार से है, ये रेलवे प्रॉपर्टी से लग के अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, कोई इंडिविजुअल का घर है, प्राइवेट फर्म है कि नहीं, और रोड की चौड़ाई 1 मीटर से 3 मीटर, देखो अप टू 1 मीटर तो बता दिया था कि वन टाइम पेमेंट 6,400 कर देना इंडिविजुअल के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। लेकिन 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में अगर है, अगर आपको रास्ता चाहिए 35 साल के लिए, तो क्या कहा, 1.5% मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%, इस रेट से उनको पे करना पड़ेगा। फिर बाद में कहा पब्लिक रोड बाय लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अप टू 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ाई तक 35 साल के लिए एप्लीकेबल है, वही 1.5% मार्केट वैल्यू पर एनम प्लस एस्केलेशन ऑफ 6%। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा वे ऑफ लीव में है पाइप कन्वेयर, ओपन कन्वेयर सिस्टम ओवर आरसीसी पीएससी स्टील, पाइप कन्वेयर ओपन कन्वेयर सिस्टम ओवर आरसीसी पीएससी और स्टील कंपोजिट स्ट्रक्चर 35 इयर्स, यहाँ पर भी सेम रेट है 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है। फिर बाद में रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज, आरओबी और आरयूबी इन लिeu ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, है कि नहीं। आरओबी रोड ओवर ब्रिज या रोड रोड अंडर ब्रिज इन लिeu ऑफ लेवल क्रॉसिंग की जगह पे रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज बनाना है, तो यहाँ पर ये राइट ऑफ वे एप्लीकेबल नहीं है एंड देयर इज नो चार्ज एज वेल। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। फिर क्या कहा, फ्लाईओवर्स, आरओबीज और रोड अंडर ब्रिजेस। देखिए अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है, तो देखो अगर कोई लेवल क्रॉसिंग के एवज में लेवल क्रॉसिंग से हादसे वगैरह होते हैं तो रेलवे चार्ज कर तो रेलवे चाहती है कि ये बंद हो जाए, तो यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं लिया। अगर आप आरओबी लेवल क्रॉसिंग बंद करके आरओबी आरयूबी बना रहे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही किसी और कारणवश अगर कोई फ्लाईओवर रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहा है, रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज बन रहा है, तो उस परिस्थिति में 35 साल का टेन्योर होगा, 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। ठीक है। फिर इसके बाद में है मेट्रोज वगैरह के लिए है, मेट्रोज आरआरटीएस एनएचएस आरसीएल, उनके लिए क्या है, शेड्यूल 3 देखना, तो इसके आगे शेड्यूल 3 भी है कि नहीं। अब यहाँ पे भी कुछ नोट्स है, पेमेंट ऑफ land use on ROW charges, right of way charges can be done either annually or entire payable amount can be paid in advance on present value basis with discounting of future cash flows at rate of 7% per annum का डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, एक साथ भर दिया था। In case of state government projects for public utilities having wider social implication or in some way advantageous to railways, the DRM of concerned division may decide for way leave charges on case-to-case basis as deemed fit by relaxing laid down standards or reducing way leave charges on reciprocal basis with finance concurrence। क्या कहा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है पब्लिक यूटिलिटीज का जिससे कि वाइडर सोशल इम्प्लीकेशन है और सोसाइटी को फायदा हो रहा है, किसी तरीके से रेलवे के लिए भी फायदेमंद है, तो डीआरएम क्या कर सकते हैं, तो डीआरएम ऑफ कंसर्न डिवीजन में डिसाइड फॉर वैल्यू चार्जेस, यानी वैल्यू चार्जेस को केस टू केस बेसिस पे उसको तय कर सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन विथ ऑन रेसिप्रोकल बेसिस विथ फाइनेंस कॉन्करेंस के साथ पे इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे कहा एनी प्रपोजल फॉर पैसेज और रोड्स फॉर विड्थ मोर देन 3 मीटर शैल बी ट्रीटेड अंडर लीज। यानी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, विड्थ अप टू 3 मीटर राइट ऑफ वे में ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर 3 मीटर से चौड़ा सड़क बनाने के लिए या किसी भी मकसद से एनी प्रपोजल फॉर पैसेज और रोड ऑफ विड्थ मोर देन 3 मीटर शैल बी ट्रीटेड अंडर लीज, तो लीज के चार्जेस वहां पे लगेंगे, लाइसेंस के चार्जेस नहीं लगेंगे, नियम बदल जाएगा, है कि नहीं। तो 3 मीटर से चौड़ा अगर प्रपोजल कहीं पर है तो वो लीजिंग में जाएगा, है कि नहीं, वो लीजिंग में जाएगा या यहाँ पे राइट ऑफ वे में वो नहीं आएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है,
Supervision charges in case of deposit work being undertaken by party himself for the way leave cases shall be 6.25% of cost of work. No other charges except way leave charges will be applicable. Supervision charges in case of deposit work being undertaken by party himself for the way leave cases. तो जहां पर भी वे लीव केसेस में जो पार्टी होगी वो खुद ही पूरा का पूरा काम कर ले रही है, तो वहां पर सुपरविजन चार्जेस लगेंगे ना। डिपॉजिट वर्क में जो भी सुपरविजन चार्जेस लगेंगे शाल बी 6.25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क। जो भी उस वर्क का कॉस्ट होगा उसका 6.25% सुपरविजन चार्जेस लगेंगे। हाँ, और इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगे एक्सेप्ट वे लीव चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि भाई रेलवे प्रॉपर्टी से कोई भी काम हो रहा है तो रेलवे को अपना कोई बंदा डिप्यूट करना पड़ेगा सुपरवाइज करने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली द वर्क दे आर डूइंग, एग्जैक्टली किस तरीके से कर रहे हैं। तो सुपरविजन चार्जेस तो लगेगी, भले ही उनकी टीम, उनके इंजीनियर, उनके लोग सब कुछ वो करेंगे, लेकिन भाई हमको तो अपना सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, सुपरविजन हमारे सुपरविजन में काम होगा, तो उसके चार्जेस हम 6.25 जो भी कॉस्ट ऑफ वर्क होगा 6.25 अपार्ट फ्रॉम वे लीव चार्जेस चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। देन कम्स फॉर रिक्वेस्ट ऑफ वे लीव परमिशन हैविंग टेन्योर लेस देन अ ईयर। अगर कभी एक साल से कम समय के लिए कोई वे लीव चार्जेस के लिए रिक्वेस्ट है, द वे लीव चार्जेस ऑन प्रो रेटा बेसिस शाल बी लेविड। तो इसे प्रो रेटा लमसम सॉर्ट ऑफ को लगा दिया जाएगा चार्ज। ठीक है। इन केस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑप्शन में सिक्योरिटी डिपॉजिट which is refundable after tenure of 2 year annual payment shall be deposited by the party। एनुअल पेमेंट ऑप्शन में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आफ्टर टेन्योर रिटर्न किया जाता है ऑफ 2 year एनुअल पेमेंट शाल बी डिपॉजिट, 2 साल के एनुअल पेमेंट वो पार्टी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे क्या कहा, मिनिमम वे लीव चार्जेस फॉर एक्टिविटीज सीरियल नंबर 1B 4 5 6 8 एंड 9 शाल बी ₹10,000, बेयर मिनिमम है अमाउंट। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें हमारे मेट्रो में शेड्यूल 3 फॉर मेट्रो RRTS NHS RCL क्रॉसिंग्स। देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल 3 हमारा जो है, हमारा ये जो शेड्यूल 3 है ये मेट्रो RRTS NHS RCL क्रॉसिंग्स के लिए है। मेट्रो तो आप समझते हैं कि ना हमारे यहाँ पे जगह जगह पे जो है आज की तारीख में मेट्रो मेट्रो रेल सर्विसेज चलाई जा रही है ना, कनेक्टिविटी के लिए अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेलवेज। तो उनकी कहीं क्रॉसिंग हो। दूसरा RRTS हमने नीचे यहाँ पे मार्क कर दिया, RRTS इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और NHS RCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो इनके लिए एक्टिविटी ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर है कि नहीं, तो उसके लिए टेन्योर 35 इयर्स ऑन ग्राउंड एक्टिविटी के लिए 35 इयर्स। विद इन ट्रैक पोर्शन नॉट परमिटेड, न्यू क्रॉसिंग चार्जेस विद इन ट्रैक पोर्शन, जितना ट्रैक पोर्शन है उस पे कोई न्यू क्रॉसिंग चार्ज नहीं है। विद इन ट्रैक पोर्शन देयर वोंट बी एनी चार्ज, बट बियॉन्ड ट्रैक पोर्शन एट 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। जितना रेलवे का क्रॉसिंग की बात चल रही है, तो जितने में रेलवे का ट्रैक पोर्शन होगा उस पे कोई भी चार्ज परमिटेड नहीं है, न्यू क्रॉसिंग चार्ज नॉट परमिटेड। लेकिन बियॉन्ड द ट्रैक पोर्शन जो अप्रोच वगैरह होगा या आगे पीछे की जगह जो रेलवे लैंड से जाती होगी उसके लिखा है एट 1.5% मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। फिर अगर ओवरहेड कोई चीज जा रही है, जैसे कि ये तो ग्राउंड की बात हो गई है, तो ग्राउंड पे से पास होने की बात हो गई, तो ये हो गया था, पहला ऑन ग्राउंड हो गया। दूसरा है आपका ओवरहेड यानी कि ऊपर से, तो 1.5% मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6% वो चार्ज किया जाएगा। अब तीसरा बात हो रही है हमारी अंडरग्राउंड की, तो अंडरग्राउंड में क्या कहा, अंडरग्राउंड में अगर सरफेस से डेप्थ 10 मीटर तक है तो नॉट परमिटेड। क्या कहा, नॉट परमिटेड, अप टू 10 मीटर डेप्थ नॉट परमिटेड। ठीक है। फिर बाद में कहा 10 से 30 मीटर है, like 10 to 30 meters below the ground 35 years,
1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन ऑफ 6%। फिर बाद में कहा 30 मीटर से ज्यादा गहराई है डेप्थ, जैसा ये होता है ना अंडरग्राउंड टनलिंग वगैरह होती है ऐसा, और डेप्थ एक्सीडिंग 30 मीटर्स, 35 ईयर्स के लिए लीज, 10,000 पर एनम फ्लैट चार्ज है। और इसी तरीके से कोई बिल्डिंग बना फॉर स्टेशन बिल्डिंग और एंट्री और एग्जिट और सर्कुलेशन, ये सब कुछ अंडरग्राउंड है ये ना। अंडरग्राउंड में कोई स्टेशन बिल्डिंग बनाना है एंट्री एग्जिट के लिए, सर्कुलेशन के लिए, तो इसके लिए भी कहा है कि भाई 35 साल का टेन्योर होगा मैक्सिमम, 1.5% मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम विद एनुअल एस्केलेशन और 6%। तो ये हो गया आपका मेट्रो, आरआरटीएस, एनएचएस, आरसीएल के लिए रूल। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिया है इन्होंने कि ग्राउंड पर, जमीन पर टेन्योर क्या होगा, ये हो गया, और फिर बाद में ओवरहेड, और उसके बाद में अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डेप्थ अप टू 10 मीटर इट इज नॉट परमिटेड, अंडरग्राउंड में अप टू 10 मीटर नॉट परमिटेड है। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ लैंड शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ लैंड एज बिलो। क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन, लैंड कैलकुलेशन जो था पहले, यहाँ पर अब क्या है देख लेते हैं। ठीक है, एलिवेटेड क्रॉसिंग, व्हाट इज मीन बाय एलिवेटेड क्रॉसिंग? एलिवेटेड क्रॉसिंग, width of land should be taken as superimposed width of overhead metro structure plus 500 mm margin on either side। लेकिन एलिवेटेड क्रॉसिंग में क्या होगा कि लैंड की विड्थ क्या होगी, जो भी आपका ओवरहेड मेट्रो स्ट्रक्चर होगा, तो जैसे कि मान के चले, एक एग्जांपल के तौर पर मान के चले कि 6 मीटर चौड़ाई की जगह ली है कि नहीं, तो 6 मीटर प्लस हाफ हाफ इधर दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा इस तरीके से। और एलिवेटेड क्रॉसिंग के लिए मतलब क्या करेंगे, 500 मीटर आइदर साइड, यानी एक्चुअल जो क्रॉसिंग होगी, समझिए मेरी रेलवे लाइन है और समझिए मेट्रो लाइन है। ठीक है, ये रेलवे लाइन है, ये मेट्रो लाइन है, या इसको रेलवे लाइन को हो या रेलवे क्रॉसिंग, तो रेलवे लाइन आने ही वाली है, सवाल ही नहीं उठता, ये रेलवे लाइन हो गई और ये क्रॉसिंग हो गया। अब इसकी जो भी विड्थ होगी, ये जो भी विड्थ होगी ये एक्चुअल विड्थ है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कहा कि आधा आधा मीटर दोनों तरफ आइदर साइड और लिया जाएगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड। यानी कि नॉट एग्जैक्टली जो विड्थ दिख रही है वो नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इस प्रकार से आधा आधा मीटर दोनों तरफ बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आएगा। दूसरा, अंडरग्राउंड क्रॉसिंग्स में क्या है, विड्थ ऑफ लैंड क्या होगी, D1 प्लस D2। अभी क्या है, D1 D2 पहले देख लेते हैं, पहले पूरा फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने वो देख लेते हैं। विड्थ ऑफ लैंड क्या होगी अंडरग्राउंड क्रॉसिंग में, D1 प्लस D2 प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर, D1 प्लस D2 प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर। तो सिंप्लीफाई वर्ड में लिख देते ना ऐसा, D1 प्लस D2 प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर, D1 प्लस D2 प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर। अब ये इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि where D1 and D2 are diameter in meter of tunnel passing beneath the railway track। D1 D2 क्या है, डायमीटर ऑफ टनल से, डायमीटर ऑफ टनल्स पासिंग बीनीथ द रेलवे ट्रैक कंसिडरिंग 10 मीटर मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टनल्स। दो टनल है समझो, एक D1 है एक D2 है, इनके बीच में 10 मीटर और 500 mm आइदर साइड। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द टनल। इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके लिए बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझो जमीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी टनल बननी है अंडरग्राउंड, तो दो टनल्स है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट आप लोग कोशिश करें समझने की, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग जो विड्थ लेंगे लैंड की, तो ये क्या कहा जा रहा है, इसका डायमीटर को कह दिया कि D1 कह दिया, so this one is D1 and this, सर डायमीटर का है ना, सॉरी मैं रेडियस क्यों बना दिया मैंने, सॉरी, मैं पूरा मार्क कर देता हूँ चलो। यहाँ पर ये हो गया D1, ये हो गया D2 प्लस ये 10 मीटर, बीच में 10 मीटर प्लस यहाँ पर आधा आधा मीटर और लेने के लिए कहा है, हाफ अ मीटर मोर।
अब लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट, इसको ले लेता हूँ 0.5। सब सब कुछ मीटर्स में होगा, 0.5 दिखेगा नहीं आपको। चलो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, व्हाइट से लिख देता हूँ। हो गया आपका 0.5, ये हो गया 10, ये हो गया 0.5, और ये हो गया आपका D1 एंड D2। D1, ये हुआ आपका D2। तो ये जो पूरी की पूरी लैंड पार्सल होगी, पूरी की पूरी जो लैंड पार्सल होगी, यहां से लेके यहां तक, ये है ना, ये होगा। तो अंडरग्राउंड क्रॉसिंग में लैंड विड्थ कितना लिया जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस 10 प्लस 1, ये 0.5 इधर 0.5 इधर ना, 500 आइदर साइड, ये आपका विड्थ ऑफ लैंड लिया जाएगा अंडरग्राउंड क्रॉसिंग में। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, for all above cases, the charges shall be payable either annually or entire payable can be paid in advance on present value basis with discounting of future cash flows at rate of 7% per annum, उसका डिस्काउंट मिलेगा। फिर वही एनुअल पेमेंट के केस में, इन केस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑप्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 ईयर एनुअल पेमेंट लिया जाएगा, जो कि पार्टी को बाद में रिफंड किया जा सकता है। In no case metro crossing shall be permitted at a depth less than 10 मीटर from ground level to top of tunnel। किसी भी परिस्थिति में देखो, तो जो टनल्स होंगे हमारे ग्राउंड के नीचे 10 मीटर के अंदर नहीं होंगे, इसलिए कहा है कि फॉर डेप्थ अप टू 10 मीटर्स नॉट परमिटेड, है ना। इन नो केस, किसी भी परिस्थिति में 10 मीटर के अंदर कुछ भी क्रॉसिंग नहीं परमिटेड। इन नो केस मेट्रो क्रॉसिंग शैल बी परमिटेड एट अ डेप्थ लेस देन 10 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल to top of tunnel or underground structure, irrespective of the permission granted for underground, on ground or overground for crossing of metro network, all air or space rights shall rest with the railways। हैं, एयर राइट, स्पेस राइट्स, ये सारे के सारे रेलवे का ही राइट होगा। ठीक है, एयर राइट भी बता है, हाँ, एयर राइट एंड स्पेस राइट शैल बी रेस्टिंग विद द रेलवेज। ठीक है, तो ये हमने तीनों स्केड्यूल ले लिए दोस्तों।